बिगड़ गई, आपका स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर चुका। $7 अरब तो सिर्फ कल से पहले तक $42 बिलियन का वॉल्यूम था, जो कि 35 बिलियन तक आ चुका था। और कल जो क्रैश की है स्टॉक एक्सचेंज सुपर टैक्स के बाद, उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि अरबों रुपया नहीं खरबों रुपया कल डूबा है सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर प्राइम मिनिस्टर के ऐलान के बाद कि जी हम सुपर टैक्स लगा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट जो की गई है इन्फ्लेशन पे। तो वो आज के समय पाकिस्तान में दिन ब दिन इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की जो बैड हुकूमत है उसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम को दंश झेलना पड़ रहा है महंगाई का। क्योंकि दिन ब दिन IMF के इशारों और दूसरे देशों से लोन लेने के लिए अपने आवाम को कर्जे के बोझ तले दबाए जा रहे हैं। कभी ये पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा देते हैं, तो कभी ये खाने की चीजों के रेट बढ़ा देते हैं। अब एक ऊपर से सुपर टैक्स और ऊपर से व्यापारियों के लिए, तो जबकि गैस और तेल की किल्लतें भी इनको हमेशा से सहन करनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आज पूरा पाकिस्तान तबाही और मईशत तबाही के कगार पे खड़ी है। लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में लूट खसोट और इमरान खान जैसे नेताओं को सिर्फ अपने जलसों और जुलूसों पे ध्यान देना है। जबकि पाकिस्तान की मईशत आज इकोनॉमिक जो तबाह हुई है उसका सबसे बड़ा जिम्मेवार भी इमरान खान था। तो कैसे डिस्कशन की गई है महंगाई पे, तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों हाली रिजीम चेंज ऑल कनेक्टेड सर। मईशत की बदहाली में फिर दोबारा वापस जाऊंगा। अब तो मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, मौलाना सब बता रहे हैं कि जो रिजीम चेंज ऑपरेशन था या रिजीम चेंज करने का टारगेट था, वो ना ही गवर्नेंस वजह थी, बैड गवर्नेंस का कोई इशू था, और ना ही मईशत का इशू था, बल्कि ये बैड गवर्नेंस उसके बाद उससे कहीं बढ़ गई, मईशत उससे कहीं ज़्यादा बिगड़ गई। आपका स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर चुका। $7 अरब तो सिर्फ कल से पहले तक $42 बिलियन का वॉल्यूम था, जो कि 35 बिलियन तक आ चुका था। और कल जो क्रैश की है स्टॉक एक्सचेंज सुपर टैक्स के बाद, उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि अरबों रुपया नहीं खरबों रुपया कल डूबा है सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर प्राइम मिनिस्टर के ऐलान के बाद कि जी हम सुपर टैक्स लगा रहे हैं। तो ये सिचुएशन है। उसके बाद आप पेट्रोलियम प्राइसेस देख लें, यही IMF था, यही प्रोग्राम चल रहा था, और पेट्रोलियम प्राइसेस भी 30 जून तक फिक्स थी। और अभी 30 जून नहीं आया कि पेट्रोल जो है वो तकरीबन 100 रुपए से ज्यादा हो चुका है पर लीटर, और उसके बाद डीजल 135 रुपए पर लीटर ज्यादा कीमत बढ़ाई जा चुकी है। ये इजाफी जो एडिशन की गई, मैं उसकी बता रहा हूँ एक्चुअल प्राइस के प्लस। फिर यह है कि बताया जा रहा है कि 17% आपका सेल्स टैक्स और 50 रुपया पर लीटर जो है वो आपको लगाना पड़ेगा पेट्रोलियम लेवी वाला। तो इस तरीके से आप ये देख लें कि तकरीबन 100 रुपीज ये पर लीटर टैक्स और लगना है पेट्रोलियम प्राइसेस पे। तो उसके बाद ये मामला कहाँ जाएगा? IMF जो कि ये सारा प्रोग्राम उसी प्रोग्राम के साथ जो कि इमरान खान साहब, शौकत तरीन साहब उनके साथ चल रहे थे, वो सारी बहुत अच्छी चीजें जा रही थी। अब उसी शौकत तरीन जो कि नाहल वजीर खजाना इनके ख्याल में थे, जिसकी वजह से रजीम चेंज ऑपरेशन करना पड़ा, उसी शौकत तरीन साहब को बुला के उनसे ब्रीफिंग ली जाती है कि आए जी हमारी मदद करें, और जो आपकी चीजें तय थी IMF के साथ भी इनके साथ जरा ताउन करें, अदरवाइज भी करें। ये कहा जाता है पीछे बैठ के ताउन करें। तो अगर वो सब कुछ इतना ही बुरा था तो फिर शौकत तरीन साहब को बुला के ड्राइंग रूम में क्या जरूरत थी ये उनसे राय लेने की और उनकी मदद तलब करने की। इसी तरीके से जनरल फैज हमीद साहब, कोर कमांडर पेशावर, उनको बुरा भला कहा जाता है और सरेआम कहा जाता है। अगर वो इतने बुरे हैं तो फिर भाई उनको ये जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी पे ब्रीफिंग थी वज़ीर आज़म हाउस में पार्लिमानी लीडर्स को, तो उसमें फिर जनरल फैज हमीद साहब को क्यों बुलाया गया? अफगानिस्तान का मामला हो तो उनसे मदद ली जा रही है, फाइनेंस का मामला हो तो इनसे मदद ली जा रही है, तहरीक तालिबान को संभालना है तो जनरल फैज हमीद। तो ये सारी चीजें टारगेट कुछ और था, जो खुद अब जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो उसके तमाम इत्तेहादी बारी बारी बता रहे हैं। अच्छा, अब साबिर शाकिर साहब, अब ये तो आपने बड़ा डिटेल में बता दिया, अब शायद मैं इतना डीप ना जाता, लेकिन आपने बड़ा डिटेल में बता दिया। अब ये न्यूट्रल एंड रिजीम चेंज फैक्टर भी क्या कनेक्टेड है?
सर इसमें देखें अभी ये मेरा ख्याल इतना आसान काम नहीं है और पाकिस्तान को इतनी आसान रियासत नहीं है कि करने वाला नहीं है खुदा ना खास्ता। यहाँ पे ठीक है तो खामोशी से कोई ना कोई आप मैनेज करके चीज़ों को कोई वारदात कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप समझें कि स्टेट जो है वो इतनी वीक है या हमारे इंस्टीट्यूशन इतने वीक हैं कि वो सब कुछ इल्म में आने के बावजूद चीज़ों को होने दें। ऐसा होता नहीं है और उसके बाद फिर चीज़ों को संभाला भी जाए। अब मैं जरा, क्योंकि टाइम कम रह गया, तो इसी के ऊपर आपसे और फरिया से पहले तो ये बताइए कि खान साहब की स्ट्रेटजी आपको लगता है कि ठीक है? आज उन्होंने फिर ऐलान कर दिया कि हफ्ते को वो परेड ग्राउंड में जलसा करने जा रहे हैं। पहले लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ, आज़ादी मार्च का हुआ, वहां से वापस चले गए, फिर वर्चुअल अपीयरेंसेस दे रहे थे मुख्तलिफ गैदरिंग्स के अंदर। अब उन्होंने एक जलसे का ऐलान किया है। स्ट्रेटजी ठीक है खान साहब की, साबिर शाकिर साहब? बिल्कुल, वो अपने वोटर को, सपोर्टर को, पाकिस्तानी अवाम को मुतहर्रिक कर रहे हैं और असल जो सारी गेम चेंज की है, गेम चेंजर जो है वो पाकिस्तान के अवाम है। वरना तो अब तक का मेरा ख्याल है कोई नाम लेवा भी ना होता अगर पाकिस्तान के अवाम रिएक्ट ना करते और उस रात बाहर ना आते। उसके बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जो जमातें वो ज़रा थोड़े से हौसले में आई। तो इसीलिए इमरान खान साहब उसी स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं और साथ साथ वो ये पब्लिक प्रेशर भी बरकरार रखेंगे और अदरवाइज भी चीज़ों को, क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ साबित शुदा है कि, और ये मरियम सफदर साहबा को क्रेडिट जाता है, मरियम नवाज साहबा को क्रेडिट जाना चाहिए, नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट जाना चाहिए कि उन्होंने जो सबसे ताकतवर समझे जाते थे उनको पावर टॉक्स टू पावर की स्ट्रेटजी पे उनको टेबल पे नहीं बल्कि अपनी टर्म एंड कंडीशन पे अपनी बातें मनवाई और सारी चीज़ें हुई। तो इसलिए इमरान खान साहब भी फिर वो कहते हैं कि अगर यही चीज़ है तो फिर चलें, हम भी करके देख लेते हैं। आई थिंक वो भी उसी स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं और मुनासिब वक्त का साथ साथ इंतजार भी कर रहे हैं। वो इसी स्ट्रेटजी पे है, मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं। यही सवाल फरिया आपसे, खान साहब की स्ट्रेटजी ठीक है? जलसे का ऐलान कर दिया उन्होंने। देखिए, मेरे ख्याल से आप उस मीटिंग में मौजूद थे जहाँ पे खान साहब ने खुद ये बात बताई थी कि जिस वक्त उनकी हुकूमत चली गई थी, वज़ीर आज़म हाउस से चले गए थे, तो वो कौन सा एक मुश्किल वक्त था, लेकिन जिस तरीके से लोगों का रिएक्शन आया तो उससे उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। ही वॉज सो हैप्पी कि जिस तरह से लोगों ने रिएक्ट किया कि, और नजर भी आया, मतलब मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जिस दिन संडे का एक, आपको याद होगा, पूरे पाकिस्तान में लोग निकल आए थे हुकूमत जाने के बाद। जब हमारे रिपोर्टर ने बताया और फिर 2-3 लोगों को हमने पता किया, क्योंकि मीडिया पे तो उसकी इतनी कवरेज भी नहीं हुई था, एकदम से लोग बाहर निकल आए थे। तो जब मैं पता करने के लिए फोन करी तो जितने लीडर्स थे पीटीआई के, इसमें फवाद चौधरी साहब शामिल थे, जुल्फी बुखारी थे और 1-2 लोग थे, इनकी आवाज से इतनी खुशी टपक रही थी कि लग नहीं रहा था कि इन लोगों की हुकूमत चली गई और मामलात आए। तो ये कुछ टेक्निकल मामलात हैं जिसमें मुझे लगता है कि पीटीआई को अभी बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि देखिए इलेक्शन तो अब लगता है कि इतनी जल्दी नहीं होंगे जितना पीटीआई चाहती है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब भी हो, 1 साल इज नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो इलेक्शन होने तो है, आप जो एक पूरे तरीके से, भरपूर तरीके से होनी चाहिए, मेरे ख्याल से उसके ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए। और अभी जो पहला टेस्ट केस है वो 20 इंतखाबात हैं जो बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। राइट, क्विक कमेंट, वेरी ब्रीफ। साबिर साहब, खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बन सकते हैं? सर, अगर इतना कुछ हो सकता है और ये सब के सब वापस आ सकते हैं तो फिर इमरान खान साहब का क्या कसूर है? और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब में इतनी, उनका वोट बैंक इतना स्ट्रांग है और अब तक जितने भी सर्वेज हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन में, वरना तो अब तक अगर खान साहब की वापसी का इम्कान ना होता तो कब तक के इलेक्शन हो जाते। और सुप्रीम कोर्ट में जाके फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्यों खड़ा किया गया कि जनाब हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ साहब क्यों गए? तो इसका मतलब है कि जो पब्लिक सपोर्ट है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और यही वो खदशा है जिसकी वजह से इंतखाबात अभी तक अनाउंस नहीं हो रहे।